हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो लेके आपके लिए फॉर इन अभिषेक स्टेक। आज का जो टॉपिक है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके है। हाउ इज इंडिया यूजिंग चीप क्रूड ऑयल अपॉर्चुनिटी दैट इज अराउंड द कॉर्नर दीज डेज। आप लोग सब अखबार के अंदर पढ़ ही रहे होंगे कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कोक की बॉटल से भी आज की डेट में क्रूड ऑयल की एक बैरल सस्ती हो चुकी है। कहीं कहीं पे तो टॉयलेट पेपर के साथ भी इसका कंपैरिजन आ रहा है कि टॉयलेट पेपर महंगा और क्रूड ऑयल सस्ता है। और एक बात तो ये भी हुई कि डब्ल्यूटीआई का जो इंडेक्स है उसमें ये बताया गया कि क्रूड ऑयल बेचने वाले को पैसे देने पड़ेंगे खरीदने वाले को, क्योंकि खरीदने वाले के पास रखने की जगह नहीं है और बेचने वाले को बेचना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ हो गई है, बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैंने अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराई थी, 2 महीने हो गए हैं, अभी तक खाली नहीं हुई। आमतौर पे तो 10 दिन में फुल करानी पड़ती। तो हम सब लॉकडाउन के अंदर है, तो ये एक क्रिटिकल सी सिचुएशन बनी हुई है। इस वीडियो के तहत जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बेसिकली एक कंसेप्चुअल लेवल की बात है, और इंडिया इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है वो है। तो ये डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को भी आपको समझने में हेल्प करेगा। मोर ओवर, कमोडिटी के प्राइसेस कैसे वेरी होते हैं उनके बारे में समझने में हेल्प करेगा। तीसरे तौर पे आप इसको मीन्स में अपनी एग्जाम्पल्स में कोट कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी के अंदर इसका कैसे इम्पैक्ट आ रहा है हर चीज आप देख पाएंगे। इंडिया के अंदर इसका इकोनॉमिक लेवल पे कैसे इम्पैक्ट आया वो भी हम समझ पाएंगे। ठीक। और इंडिया के किस तरह से इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को क्या हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं, या कहाँ पे हमारी कमी रह रही है इस चीज को लेके, ये भी हम समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आई होप आप लोग सब अपने अपने पेन पेपर लेके रेडी हैं। इस प्रेजेंटेशन का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही में जितने भी अभिमन्युज के और भी बाकी के कोर्सेस हैं जो इस लॉकडाउन के पीरियड के टाइम पे भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उनके भी लिंक्स इसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो रिगार्डलेस ऑफ द लॉकडाउन ऑनलाइन मोड में बहुत बढ़िया चल रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड गेट अहेड ऑफ द कंपटीशन कर्व। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाउ इज इंडिया यूजिंग द चीप क्रूड ऑयल अपॉर्चुनिटी दैट इज देयर इन द वर्ल्ड टुडे। सो बेसिकली ये क्रिटिकल केस है डिमांड सप्लाई मिसमैच का। आप देखिए कि सप्लाई जो है वो तो लगातार चलती चली जा रही है। इस कोविड के क्राइसिस से पहले ही अगर आप मार्च के महीने में देखेंगे तो सऊदी अरेबिया और रशिया, जो कि मेजर सप्लायर्स हैं क्रूड ऑयल के, उन्होंने अपनी जो आउटपुट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बिटवीन यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड रशिया with respect to who can be the bigger supplier, who can fetch more money out of it। पर एकदम से जब लॉकडाउन हुआ, एकदम से डिमांड कट ऑफ हो गई, तो उस टाइम पे सप्लाई ग्लट इतना ज्यादा बन गया कि खरीदने वाला कोई था ही नहीं। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ये ऑब्जर्वेशन थी कि कंफाइनमेंट मेजर्स की वजह से ये जो डिमांड है ये बिल्कुल ही इरेज हो गई है, और पिछले पूरे 10 साल के अंदर जो डिमांड इतनी कम नहीं हुई जितनी इस टाइम के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। अब वाई आर ऑयल फ्यूचर्स इन द नेगेटिव ट्रेंड? सेम कारण है। अब ऑयल बेसिकली जब हम खरीदेंगे तो उसको कहीं ना कहीं रखना तो पड़ेगा। अब या तो उसको लैंड के अंदर जमा कर सकते हैं कोई हम ऑयल वेल्स बना के, या फिर जो हमारे पास सुपर टैंकर्स हैं उनके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों जगह पे अब जो हमारी कैपेसिटी है वो टू द ब्रिम फुल हो चुकी है। स्टिल मियरली अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ा सा अपनी प्रोडक्शन कम ही करेंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ओवर सप्लाई ग्लट इतना ज्यादा आ चुका है कि इस ग्रेट लॉकडाउन के चलते हुए अब जो डिमांड है वो जल्दी रिवाइव करने वाली नहीं लग रही है। तो ऐसे में अब इंडिया क्या कर रहा है? हाउ इज इंडिया रिस्पॉन्डिंग? सो इंडिया ने अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको भरना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, ताकि जो क्रूड प्राइसेस अभी कम है उनका हम अपने इंपोर्ट बिल को सुधारने में थोड़ी सी मदद ले पाए। और लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रबल है। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उनकी बड़ी लिमिटेशन है। हमारे पास तीन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। एक है वाइजैक, एक है मैंगलोर और एक है पडुर। ये तीन जगह पे हम जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसमें 5.33 मिलियन टन के आसपास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन कर पाते हैं। और ये देश की जो रिक्वायरमेंट है उसमें केवल 9 दिन के लिए उसकी पूर्ति कर पाएगा। अब ये बड़ा कम एक लिमिट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास उतने ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स नहीं है। हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जितना कि हम कर सकते थे। हमने उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया हुआ है। आज भी हम अगर बनाना शुरू करें तो 5 से 7 साल लग जाएंगे एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को क्रिएट करते करते।
or about 45% of the total capacity has been empty, which will now be filled by the state refiners. तो इनमें से भी अभी आधा करीब हम भर सकते थे, तो वो टंकियां हमने भर ली हैं। अब इसके बाद क्या है? अब जो रिफाइनर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए दिस विल बी लाइक एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, बिकॉज द क्रूड ऑयल प्राइसेस वर एट अ हिस्टोरिक लो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको हम ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए। अगर इसको कंपेयर करते हैं चाइना और जापान के साथ, तो वहां पे जो क्रूड ऑयल जमा करने की क्षमता है वो 550 मिलियन बैरल्स चाइना की है, और 528 मिलियन बैरल्स जो है वो जापान की क्षमता है। ये उनके लिए करीब 190 दिनों के लिए उनकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं वो बिल्ड कर पाते हैं अपनी इतनी ज्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके बल पे। पर इंडिया में इस तरह की कोई अभी तक हमने सिस्टम सेट नहीं किया है। अब एक और बात है जो इंडिया को अफेक्ट करेगी आगे चलते हुए, ये जो ऑयल प्राइसेस हैं अगर ये इसी तरह से कम रहे, तो जो हमारी लेबर वेस्ट एशिया में काम करती है, यूएई, सऊदी अरेबिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब इन कंट्रीज में जो लेबर है वो रेमिटेंस इंडिया में भेजती है, और अगर ऑयल के प्राइसेस कट डाउन होते हैं, जाहिर सी बात है कि इसी लेबर के जो सैलरीज हैं, जो पे आउट्स हैं, वो भी कम होंगे, और उसी वजह से जो इनवर्ड रेमिटेंसेस इंडिया में आती हैं, जो ज्यादातर इन कंट्रीज से आती हैं, वो भी कम होंगी। दूसरा जो इसका एक और एंगल है वो ये कि इंडिया को जब ये लॉकडाउन से हम बाहर निकलते हैं, तो देयर हैज टू बी अ शार्प रिविजन इन द प्राइसेस ऑफ द oil and petroleum or the refined fuel, so that there can be a demand pickup in the industry, and the demand pickup in the automobiles everywhere. इससे थोड़ा रेवेन्यू फॉरगॉन तो होगा इन द टर्म्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी, बट एट द सेम टाइम एक वाइडर इकोनॉमी को मोमेंटम देने में भी ये हेल्प करेगा। पर लाइक आई सेड कि हमने एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की है। अगर आज इंडिया के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते फ्यूल को लेके, तो फिर कोई परेशानी नहीं आनी थी। एनी हाउ, पॉलिसी पर्सपेक्टिव इसमें क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इंडिया के अंदर ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, दैट इज इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। नाउ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज नाउ ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल which is a public private partnership model with prospective partners such as financial investors, traders, sovereign wealth funds, etc., so that they can collectively come together and make strategic petroleum reserves. पर इसमें जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं वो अभी तक कुछ खास ढंग से नहीं बन पाए हैं, इस वजह से ये मॉडल कुछ खास टेक ऑफ भी नहीं किया है। तो इंडिया में ये मेजर एक पॉलिसी लैग जो है वो रह गया है क्रूड ऑयल को लेके। चलिए, आई होप कि आपको काफी चीजें समझ आई होंगी। डिमांड सप्लाई मिसमैच याद है आपको, आपने ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई सब पढ़ रखा है, उसी के साथ इसको कोरिलेट करना है। इन्फ्लेशन में भी हम पढ़ते हैं प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई। तो बेसिकली सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड है नहीं, तो प्राइसेस तो प्लमेट होने ही थे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको ध्यान में रखिए। इन्फ्लेशन को लेके प्रीलिम्स में हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। थैंक यू सो मच, hope you liked the video. Don't forget to subscribe the channel and share this video with your friends. If you have any doubts, you can write me at abhishek@abhimanus.com, and you can also follow me on my Telegram channel. You can find the Telegram channel by IES underscore PCS underscore HCS. Thank you so much. This is me, Abhishek Sharma, signing off. All the best for your exam preparation. Thank you.